सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। इस वक्त कन्नौज से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में 13 वर्षीय किशोर एक बोरवेल में गिर गया। किशोर का नाम मुकेश बताया जा रहा है। किशोर के बोरवेल में गिरने की खबर पाकर एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंच गए और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी तक किशोर को बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका है, लेकिन उसे बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इस दौरान बोरवेल ऑक्सीजन पाइप भी डाला गया है ताकि किशोर को बोरवेल से सुरक्षित निकाला जा सके। नाम क्या है उस लड़के का? मुकेश। कैसे गिर गया? ये खत्ता में खड़े रहे, लूट डाक रहे। सगा पे आए। सगा भाई था आपका? हाँ, सगा ना है, मेरे फूफा क्या रहा लगता। फूफा का लड़का। फूफा का लड़का। ठेकेदारी है। कब से यहाँ काम कर रहे हो? ये भाई हमें ठेकेदार पियर भाई नाम ना जाने। और एक किशोर बोरवेल में गिर गया, जिसको सुरक्षित निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में 13 वर्षीय किशोर एक बोरवेल में गिर गया जाकर, और उस किशोर का नाम मुकेश बताया जा रहा है। किशोर के बोरवेल में गिरने की खबर पाकर एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंच गए। जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी तक किशोर को बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। और कन्नौज से संवाददाता राहुल त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, एक किशोर बोरवेल में गिर गया, उसे किस तरह से निकाला जा रहा है, किस तरह से संभव प्रयास किए जा रहे हैं? ये छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में एक फाइबर का काम चल रहा था, तो वहां पर करीब 10-12 फुट का एक गड्ढा बना हुआ था। और यहाँ आजकल बरसात भी हो रही है, तो उसमें बरसात में रपट कर वो बालक गिरा था बोरवेल में। तो वहां पर कई जेसीबी लगी हुई हैं, प्रशासन के भी सारे अधिकारी, एसडीएम, इंस्पेक्टर सब वहीं मौके पर हैं। तो बहुत जोरदारी पर ये माना जा रहा है कि 1 घंटे में उसको निकाल लिया जाएगा। अभी तक वो सकुशल है बोरवेल में। राहुल, किशोर के परिजनों का क्या कहना है? किशोर के जो परिजन है वो क्या कह रहे हैं? जी, ये जो बालक है, ये सीतापुर का रहने वाला ये परिवार है। यहाँ पर ये लोग मजदूरी के लिए आए हुए थे। तो जो मजदूर, ये बालक मजदूरी ही करता है, ये किशोर। तो इसके जो परिजन हैं उनको भी सूचना सीतापुर में कर दी गई है और बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आधे घंटे में करीब बता रहा है राहुल, कहा जा रहा है कि बोरवेल में ऑक्सीजन पाइप डाला जा रहा है। जी, ऑक्सीजन पाइप डाला गया है और अब बहुत ही कम दूरी पर रह गया है। आसपास से उसको खोद कर जेसीबी मशीनों से उम्मीद करी जा रही है कि आधे घंटे में उसको कुशलतापूर्वक बिल्कुल निकाल लिया राहुल, जाएगा। ये अहम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। और खबर कासगंज से है, जहां पर बरेली मथुरा हाईवे पर स्थित मुख्य विद्युत उपकेंद्र भिटौनी में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से इलाके में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। हालांकि संबंधित विभाग में पंप सेट के जरिए पानी निकालने की व्यवस्था कर दी गई है और युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति कब शुरू होगी, अभी इस बारे में अधिकारी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। और टेरर फंडिंग मामले में देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में यूपी से 8 संदिग्ध पकड़े गए हैं और सूत्रों के मुताबिक एसटीएस और एनआईए की छापेमारी में कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। राजधानी लखनऊ सहित पूर्वांचल व पश्चिम उत्तर प्रदेश में के कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। लखनऊ में इंदिरा नगर से संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और संदिग्ध वसीम ने नदवा कॉलेज की पढ़ाई की है। आपको बता दें कि वसीम इसके पहले सीएए एनआरसी के मामले में जेल में था। पहले जमानत पर बाहर आया था, फिर बाराबंकी में
पीएफआई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और जिसमें संगठन के कोषाध्यक्ष को पकड़ा गया है। सीएए एनआरसी के विरोध में हुए दंगों में भी इसका नाम आया था। बता दें आपको कि एनआईए के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए सलाम समेत दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों के पीएफआई चीफ को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने देश भर में पीएफआई के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। 14 राज्यों में एनआईए ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर पीएफआई के 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में एनआईए के 300 से ज्यादा लोग शामिल हैं और दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई का दफ्तर सील कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों से एनआईए ने इस मामले में 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज किए हैं जिसमें पीएफआई का लिंक मिला है। जिन राज्यों में छापेमारी चल रही है उनमें यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु शामिल हैं और मंगलुरु में छापे के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें काबू में कर लिया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम जोर शोर से आगे बढ़ाया है। आज लगभग 1,36,07,000 बेटियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। साथ ही निराश्रित महिला पेंशन का लाभ 31,50,000 महिलाओं को मिला है। सीएम विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन बोल रहे थे कि सदन में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। बता दें आपको कि आजादी के बाद विधानमंडल के दोनों सदनों में महिला विधायकों को खुलकर अपनी बात रखने का ये मौका पहली बार मिला है कि मातृशक्ति के प्रति अगर ये भाव हर नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो। आजादी के बाद इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हुए, काफी प्रगति भी हुई। उन मुद्दों पर आज यहां पर चर्चा भी होगी। लेकिन भारत जैसे देश में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। भारत के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था। और बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए हैं, जहां पहले दिन उन्होंने भाईजी पोद्दार की जयंती के मौके पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत की। यह कार्यक्रम रसिद गृहस्थ संच नित्य लीलालीन भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 130वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। यह आयोजन भाईजी की तपोभूमि गीता वाटिका में किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और दूसरे दिन गोरखपुर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। और मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा का दौरा रद्द हो गया है। सीएम योगी को पंडित दीनदयाल स्मृति महोत्सव समिति द्वारा आयोजित मिलावा ग्राम विकास प्रदर्शनी में शामिल होना था, लेकिन मथुरा में लगातार हो रही बारिश के कारण सभा स्थल और हेलीपैड पर पानी भर गया, जिसके चलते दीनदयाल धाम में होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। फिलहाल प्रशासन पानी निकालने का प्रयास कर रही है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम ऑनलाइन मेले का उद्घाटन करेंगे। खबर वाराणसी से है, जहां पर ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए टल गई है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से 8 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां एक फव्वारा है, जबकि हिंदू पक्षकारों का कहना है कि ये शिवलिंग एक स्वतंत्र निकाय को इसकी जांच कर पता लगाना होगा। हम कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल करेंगे। आप बता दें आपको कि 12 सितंबर को वाराणसी की जिला कोर्ट ने मामले को सुनवाई
माना था और 22 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की थी। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने अदालत को एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें कोर्ट से मामले की सुनवाई 8 हफ्ते बाद करने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष सुनवाई टालने वाली अर्जी के साथ ही 16 नए पक्षकारों की अर्जी पर सुनवाई हुई है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा वृंदावन के बीच चलने वाली रेल बस अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से ट्रैक पर दौड़ने को तैयार है। सांसद हेमा मालिनी ने एक समारोह में नवीनीकृत रेल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीर्थ नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मथुरा वृंदावन के बीच उत्तर मध्य रेलवे के डीजल इंजन चालित रेल बस का संचालन किया, लेकिन पिछले कुछ महीने से तकनीकी खराबी के चलते रेल बस का संचालन नहीं हो पा रहा था। इस पर श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए रेल प्रशासन ने रेल बस का संचालन किया है। जो पहले से चल रहा था उसका अच्छा परिवर्तन करके नया रूप भी दिया और नया पूरा द होल बॉक्स इज न्यू, द होल सिस्टम इज न्यू, राइट, ऐसे बना के दिया हुआ है। लेकिन हमारा जो प्लान है वो दूसरा है, वो भी बनेगा। वो उसका बनाने में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे रेलवे अथॉरिटीज़ बैठे हैं इधर आगरा से और यहाँ NCR से, उनसे भी आप पता करिए कि क्या प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम मतलब इट विल टेक टाइम बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको सिर्फ मैं भी नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ वृंदावन मथुरा तक ही हो, ये गोकुल और आगे भी जाना चाहिए और पीछे से भी यमुना एक्सप्रेस से कनेक्ट होके ऐसा चलता जाए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ मेट्रो, स्मॉलर काइंड ऑफ अ मेट्रो विद ट्रेन रोड्स आल्सो, पासिंग रोड आल्सो साथ साथ। कौशाम्बी से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद सऊद को मुंबई और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के सईन थाने में हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी BS जाधव ने कौशाम्बी पुलिस की मदद से पूर्व ब्लॉक प्रमुख को उसके घर से गिरफ्तार किया है। मेडिकल जांच के बाद सऊद को साथ लेकर पुलिस मुंबई के लिए रवाना हो गई है। सायन पुलिस स्टेशन मुंबई में एक मुकदमा दर्ज है 191/2022 अंडर सेक्शन 307 5062 आर्म्स एक्ट, उनके तहत इनको अरेस्ट किया गया है। हमारे बहन का जमीन का मामला बॉम्बे में चल रहा था, उन लोगों ने फर्जी मुकदमा लिखा दिया 307 का। पुलिस आई, हमने गिरफ्तार कर ली। हम अपने घर पे, हाँ फर्जी, हम तो गए नहीं बॉम्बे, हम तो इलाहाबाद में हैं, 1 साल से नहीं गए। वहाँ बयान पे हमारे भांजे के मुकदमा लिख दिया, उसको भी फर्जी बता दिया। उसके बाद उसके बयान पे हमें मुलजिम बना दिया। अब ये दरोगा जी जवाब दें, हम क्या बताएं जी। अब दरोगा जी जवाब देंगे फर्जी मुकदमा हम यहाँ है वहाँ कैसे लग गया, तो क्या बोल रहे हैं दरोगा जी? दरोगा जी से आप लोग पूछिए, हिम्मत हो तो। हम लोग तो पूछ रहे हैं, तो आप तो नहीं बता रहे, तो हम तो बता रहे हैं फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लगा हुआ। ऐसा नहीं लगता कि हम मुंबई लेके जाएंगे तो और भी अब और लगा दे, वहाँ जाने के बाद वो उनके ऊपर है, वो तो उनके कलम में है। अब और इसके बाद क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। वो क्या बता रहे हैं, कुछ बताए होंगे, कुछ नहीं बता रहे,
बोल रहे हैं कि वहाँ मुकदमा आपके खिलाफ लिखा हुआ है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम का नजारा सुबह बदला बदला सा नजर आया, क्योंकि विधानसभा में एक दूसरे पर तीखे प्रहार करने वाले विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपस में मैच खेला। मैच में दोनों पार्टी के विधायक मौजूद थे। विधायकों की मिक्स टीम के उत्साहवर्धन के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री भी मैदान में मौजूद रहे। और खबर बरेली से है, जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग बस स्टेशन पर हुए ब्लास्ट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से अभी घायल हो गए हैं। नगर निगम और रोडवेज के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जरूरी कार्रवाई की। बता दें आपको कि यहां दिल्ली रोड पर मिनी बाईपास में सरकारी बसों का चार्जिंग स्टेशन है, जहां ये ब्लास्ट हुआ है। बरेली में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है, जिसके बाद से गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की संपत्ति लगातार सीज की जा रही है। आपको बता दें कि बरेली जोन के 9 जिलों में 1 जनवरी 2022 से 15 सितंबर 2022 तक 1537 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही इनकी 104 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। और योगी सरकार लगातार अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में कौशाम्बी के मंसूर नगर में एक बार फिर से अवैध निर्माण करने वाली 3 दुकानों को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की कार्रवाई में भूमाफियाओं ने हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि मामला नगर पंचायत करारी का है, जहां नाले पर कब्जा करके उमर अंसारी मोहिब उल्लाह ने नाले पर अतिक्रमण करके दुकानें खोल ली थी। उसे 3 बार दुकानें हटाने का नोटिस जारी भी किया गया था, लेकिन उसने दुकान नहीं हटाई, जिसके बाद प्रशासन ने दुकान गिरा दी। वृंदावन में विद्युत विभाग की लापरवाही से किशोरपुरा इलाके में भूमिगत विद्युत बॉक्स में करंट आने से 3 गायों की मौत हो गई। इस लापरवाही से लोगों में भारी रोष है। बता दें आपको कि बीती रात से लगातार बारिश होने से भूमिगत केबल बॉक्स में करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से 3 गायों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के साथ साथ नगर कांग्रेस ने भी विद्युत विभाग की लापरवाही पर गहरा रोष जताया है। इटावा में लगातार बारिश होने से दीवार गिरने की 4 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग अन्य लोग जो हैं वो अभी घायल हैं। वहीं दीवार गिरने की घटनाओं पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही डीएम और एसपी को मौके पर पहुंचकर लोगों का हालचाल लेने के निर्देश भी जारी किए हैं। सूचना हम लोगों को लगभग 3-3:15 बजे के आसपास में मिली है। उसी घटनाक्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। तो एक महिला हैं, आई थिंक, जिनको दादी बताया जा रहा है। डिटेल्स अभी कंफर्म हो पाएंगी जब और लोग इसमें अपना वर्जन देंगे, बट दादी बताई जा रही है। उनके साथ एक बच्चा जो और है वो अभी ठीक है। उसके अलावा 4 बच्चों की यहाँ पे डेथ हुई है और अभी हम लोग मौका जाके देख रहे हैं। प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि जो दीवार थी उसके गिरने से और उसकी जो ट्रॉमा हुई है उसकी वजह से 4 बच्चों की डेथ हुई है। स्थित जीवनगढ़ में एक हैवानियत की मिसाल ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक विवाहिता को कई दिनों तक बाथरूम में बंद रखा गया, उसे गर्म तवे से जलाया गया और ऊपर से घंटों गीजर के गर्म पानी के नीचे बैठाकर उसको तड़पाया गया। ससुराल पक्ष ने विवाहिता को न सिर्फ कई दिनों तक केवल भूखा प्यासा रखा, बल्कि बाथरूम में बंद कर प्रताड़ित भी किया उसको, और विरोध किया गया तो गर्म तवे से जलाया गया। यहाँ तक कि उसे खाने में जूठन भी दी गई। महिला का फोन बंद होने से उसकी मां को शक हुआ और वह ससुराल पहुंची। बेटी का हाल देखा तो वह सन्न रह गई। महिला आयोग ने केस का संज्ञान लिया और साथ ही टिहरी पुलिस ने आरोपित सास और नंद को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का देहरादून स्थित कोरोनेशनल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर इसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इसकी हालत अभी खतरे से बाहर है। मैंने रात को भी मिलाई, 1 बजे रात 2 बजे रात मिलाई। मैंने घर पे फोन में लगना बिल्कुल भी ना वो करे कि मैं नौने फोन के लिए लगना मेरे बहुत सारी लोटी है। इन पिताजी ने भी बोले कि इन पिताजी तक 9 महीना बेटे ना बारी खराब ना तो नहीं पड़ा घर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द लौटेंगे।
आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली, जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज। ओकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने सचिवालय में इस बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया और इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, विशेष कार्याधिकारी पर्यटन विभाग भास्कर खुलबे, सचिन कुर्वे वर्चुअली बैठक से जुड़े। साथ ही सचिव संस्कृति भारत सरकार गोविंद मोहन, संयुक्त सचिव भारत सरकार रोहित यादव, उप सचिव भारत सरकार मंगेश घिडियाल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में श्री केदारनाथ एवं बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी। श्री केदारनाथ निकटवर्ती स्थानों को भी आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने होंगे। रामबाड़ा और केदारनाथ के बीच श्रद्धालुओं के ठहरने और कौन सी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, इस ओर भी ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वासुकीताल, गरुड़ चट्टी, लिंचौली और उसके आसपास श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से क्या किया जा सकता है, इसका पूरा प्लान तैयार किया जाए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले के करीब 1000 साल पुराने लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास हो रही डंपिंग पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यूनियन ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ कल्चर उत्तराखंड, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट चेंज और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, न्यायमूर्ति रमेश खुलबे की खंडपीठ में हुई है। मामले के अनुसार ग्राम सभा हॉट द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के हॉट गांव की 1000 साल में प्राचीन संस्कृति है। वहीं एक लक्ष्मी नारायण बहुत प्राचीन मंदिर है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ मंदिर और पूरे गांव में और इसके आसपास लगातार मलबा बढ़ रहा है। ऐसे सांस्कृतिक और मंदिर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए। निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से सभी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बताते चलें कि बुधवार को राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 58 साल के राजू का जन्म कानपुर में हुआ था। कॉमेडी के जरिए उन्होंने देशवासियों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी और इनके चाहने वालों में आम से लेकर खास आदमी तक शामिल थे। प्रयागराज में ट्रैफिक की समस्या से आम बात हो गई है। शहर में ट्रैफिक में फंसने की वजह से एक महिला एडवोकेट वक्त पर इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद कोर्ट ने एसपी ट्रैफिक को तलब किया और ट्रैफिक से कैसे लोगों को छुटकारा मिले इसके बारे में प्लान बताने को कहा। दरअसल महिला एडवोकेट सहर नकवी बुधवार को न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की अदालत में एक याचिका पर बहस कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने उनसे कुछ कागजात मांगे जिन्हें उपलब्ध कराने और जिला अदालत जाने के लिए शहर नकवी ने कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें लंच के बाद का समय दिया। रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के कारण 109 बंद कर दिया गया है। बारिश के बाद तरसाली जिले के पास अचानक से भूस्खलन हुआ, जिसके कारण पहाड़ से मलबा भर भराकर नीचे गिर गया। कई गाड़ियां मलबे में आने से बच गईं और गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई। और उत्तराखंड में 25 सितंबर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने को भी कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। बता दें आपको कि देहरादून में बुधवार से लगातार मूसलाधार बारिश होने की जनजीवन प्रभावित हुआ है।
बारिश की वजह से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का मैच भी बुधवार को रद्द कर दिया गया है। आज भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना हुआ है। और चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं उकाया फास्ट ई स्कूटर, जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में, अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में। टेरर फंडिंग में यूपी में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और एटीएस के ताबड़तोड़ छापे। लखनऊ बाराबंकी से कई संदिग्ध पकड़े गए।